क्या महज एक छोटी सी कहानी किसी लेखक को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना सकती है? जरा सोचिए इस बारे में। मतलब एक ऐसा लेखक जिसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही कम लिखा हो, लेकिन सिर्फ अपनी एक कालजयी रचना के दम पर वो साहित्य के इतिहास में असीम अमरता हासिल कर ले। और वो भी एक ऐसी कहानी से जो आज से 100 साल पहले 1915 में लिखी गई थी। ये वाकई कोई मामूली बात नहीं है ना? तुम भूल तो नहीं जाओगे? सुनने में ये कितना आम सा वाक्य लगता है ना, लेकिन असल में ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये बचपन का एक बेहद मासूम लेकिन अंदर तक झकझोर देने वाला सवाल है। और सच कहूं तो यही वो सवाल है जिस पर इस पूरी कहानी की भावनाएं टिकी हुई हैं। एक ऐसा अनकहा वादा जो समय की सीमाओं को, ढलती उम्र को और यहां तक कि युद्ध के खौफनाक मैदान को भी पार कर जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी जादू को समझने वाले हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की इस अद्भुत, इस बेमिसाल रचना उसने कहा था कि गहराइयों में गोता लगाने के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूं। मतलब ये कहानी सिर्फ हिंदी साहित्य का कोई मील का पत्थर भर नहीं है, बल्कि ये मानवीय संवेदनाओं, हमारे कर्तव्य और प्रेम का एक बेहद ही खूबसूरत दस्तावेज है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी की, फिर समझेंगे स्मृति, संकल्प और कर्तव्य के रिश्ते को। इसके बाद युद्ध और शहादत का दर्शन देखेंगे, गुलेरी जी की भाषा और उनके शिल्प का जादू समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे इस कालजयी रचना की महान विरासत पर। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, हिंदी की पहली आधुनिक कहानी। तो बात है 1915 की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक बेहद प्रतिष्ठित पत्रिका निकाला करते थे, सरस्वती। इसी पत्रिका में इस कहानी का पहली बार प्रकाशन हुआ था। अब समझने वाली बात यह है कि उस दौर में इस अकेली कहानी ने हिंदी कथा साहित्य में एक ऐसा नया बेंचमार्क सेट कर दिया जिसकी बराबरी करना अगले कई दशकों तक किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो पाया। मतलब ये वो समय था जब साहित्य में ज्यादातर उपदेश देने वाली या जादुई कहानियां लिखी जाती थी, लेकिन इस कहानी ने एकदम से यथार्थवाद का, यानी असल जिंदगी की सच्चाई का एक नया ही दरवाजा खोलकर रख दिया। अब जरा लेखक के बारे में बात करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि उनका निधन महज 39 वर्ष की बहुत ही छोटी सी उम्र में हो गया था। 1883 में जन्म और 1922 में निधन। और उन्होंने बहुत ही कम कहानियां लिखी, लेकिन संस्कृत, पुरातत्व और इतिहास का उन्हें जो गहरा ज्ञान था ना, उसने उनकी लेखनी में एक ऐसी धार पैदा कर दी जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। सोचिए, बहुत ही कम लिखना, लेकिन इतना प्रभावशाली लिखना कि आने वाली सदियां उसे भुला न सके। ये सच में उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, जो है स्मृति, संकल्प और कर्तव्य। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है ना, वो है हमारे मुख्य पात्र लहना सिंह की मनोवैज्ञानिक यात्रा। ये वाकई कमाल की है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बात बचपन के एक बहुत ही मासूम से आकर्षण से शुरू होती है, फिर युवावस्था में आते आते वो एक नैतिक दायित्व यानी जिम्मेदारी बन जाती है, और आखिर में युद्ध भूमि के उस खौफनाक माहौल में वो पूर्ण आत्म बलिदान में बदल जाती है। ये सिर्फ समय का बीतना नहीं है, बल्कि ये एक इंसान का, एक चरित्र का बहुत ही गहरा नैतिक और आध्यात्मिक विकास है। और यहीं पर हमें एक बहुत ही गहरा दार्शनिक बदलाव देखने को मिलता है। हमारी भारतीय दार्शनिक परंपराओं में संकल्प और कर्तव्य के बीच का जो अंतर है ना, वो बहुत गहरा है। लहना सिंह के अंदर शुरुआत में जो एक रोमानी लालसा थी, एक भावनात्मक संकल्प था, वो समय के साथ धीरे धीरे उसके लिए एक आंतरिक नैतिक कंपस बन जाता है। मतलब यहां प्रेम का मतलब सिर्फ किसी को पाल लेना नहीं रह जाता, बल्कि वो पूरी तरह से त्याग का दूसरा नाम बन जाता है। एक बहुत ही मशहूर दार्शनिक हैं सिसिला बोक। उनका कहना है कि एक वादा भले ही वो अनकहा हो, उसे करने वाले की अंतरात्मा को बांध देता है। और ये बात लहना सिंह के उस मौन व्रत से बिल्कुल सटीक बैठती है। आप खुद सोचिए, जो सबसे ऊंचे स्तर की नैतिकता होती है ना, उसे किसी बाहरी गवाह या दुनिया की शाबाशी की जरूरत नहीं होती। लहना सिंह ने जो वादा किया वो उसने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया था, वो वादा उसकी खुद की अंतरात्मा के साथ था। और यही अनकहा वचन उसे एक असाधारण नायक बना देता है। वो अपना वादा तब निभाता है जब उसे देखने वाला कोई नहीं था, कोई ताली बजाने वाला नहीं था। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, युद्ध और शहादत का दर्शन। इस कहानी में शहादत का मतलब सिर्फ अपनी जान गंवा देना बिल्कुल नहीं है। यहां मृत्यु एक तरह का पवित्र कृत्य बन जाती है।
ये कहानी का कोई दुखद अंत नहीं है, बल्कि ये अपनी पहचान और अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पा लेने की अवस्था है। ये एकदम उस गांधीवादी दर्शन को दर्शाता है, जहां धर्म यानी आपकी ड्यूटी और आपका त्याग दोनों आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं। लहना सिंह का जो बलिदान है ना, वो असल में उसकी एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है। ये कोई रोने या विलाप करने की चीज नहीं है। और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है पता है? लहना सिंह का चरित्र इतिहास की एक बहुत ही बड़ी उलझन को जी रहा था। जैसा कि जाने माने इतिहासकार डेविड ओमिसी भी बताते हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक था ना, वो एक दोहरी पहचान में फंसा हुआ था। एक तरफ तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का एक आज्ञाकारी सैनिक था, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी निजी आस्था और अपने धर्म का रक्षक भी था। तो युद्ध की उस भयानक मारकाट और अराजकता के बीच लहना सिंह सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के लिए नहीं लड़ रहा था, वो तो असल में अपने उस पारलौकिक वादे को निभाने के लिए लड़ रहा था, उस वादे को बचाने के लिए। गुलेरी जी के लिखने का अंदाज भी गजब का है। मतलब इतनी गंभीर और महाकाव्य जैसी त्रासदी चल रही है और उसके बीच में वो बड़े ही सहजता से गांव देहात की कहावतों और लोक संस्कृति को ले आते हैं। जरा इस लाइन को सुनिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इस तरह की पंक्तियां पूरी कहानी को एकदम जमीन से एक सच्चे क्षेत्रीय यथार्थ से जोड़ देती हैं। इससे हमें लगता है कि ये किरदार कोई किताबी बातें नहीं कर रहे, बल्कि ये पंजाब की मिट्टी से जुड़े हुए असली इंसान हैं, जिनकी अपनी एक अलग बोली है, अपना एक अलग अंदाज है। अब बात करते हैं हमारे चौथे विषय की, जो है गुलेरी जी की भाषा और उनके शिल्प का जादू। गुलेरी जी का शिल्प ये साफ साफ दिखाता है कि वो अपने समय से कितने ज्यादा आगे की सोच रहे थे। कहानी में घटनाओं को एकदम सीधे सीधे बताने के बजाय उन्होंने अपने चरित्र के अंदर चल रही उथल पुथल को दिखाने के लिए फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल किया, जो जमाने में बहुत नई बात थी। और अगर उनकी भाषा की बात करें तो भाई हिंदी, संस्कृत और उर्दू का जो इतना नेचुरल सा मिश्रण उन्होंने पेश किया ना, वो समय के भारी भरकम और उबाऊ साहित्य पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। मशहूर आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह जी ने क्या खूब कहा है कि गुलेरी जी ने इसे आम आदमी की भावनाओं के साथ गूंजने वाला बनाकर हिंदी कहानी में एक नया जीवन ला दिया। ये बात एकदम सही है। उसने कहा था ने उस दौर की बहुत ही ज्यादा सजी धजी और दिखावटी भाषा की परंपरा को एकदम तोड़कर रख दिया था। गुलेरी जी ने एक ऐसी संवेदनशील, ऐसी आसान भाषा का इस्तेमाल किया जो सीधे हमारे और आपके दिल में उतर जाती है। साहित्य को सीधे आम इंसान की भावनाओं का आईना बनाने का ये वाकई एक बेहद सफल प्रयास था। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक कालजयी रचना की विरासत। इस कहानी में कितनी ताकत है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 1915 में पन्नों पर छपी इस कहानी ने आगे चलकर कई दिग्गजों को प्रेरित किया। इसकी भावनात्मक शक्ति इतनी गहरी थी कि धर्मवीर भारती जी ने इसका थिएटर के लिए नाट्य रूपांतरण किया, और तो और महान फिल्मकार बिमल वॉय जी ने भी इसे सिनेमा के पर्दे पर उतारा। अब आप ही बताइए, जब कोई एक कहानी महज एक टेक्स्ट से निकलकर थिएटर के मंच पर और फिर सिनेमा के पर्दे पर भी अपनी उतनी ही दमदार छाप छोड़ती है, तो वो कहानी सच में कालजयी बन जाती है ना? जानी मानी स्कॉलर मीनाक्षी मुखर्जी जी का ये कथन देखिए, अधिकांश भारतीय साहित्य में प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये नैतिक अस्तित्व का एक तरीका है। ये लाइन हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण को कितने खूबसूरत ढंग से समेट लेती है। ये हमें बताती है कि कैसे हमारी भारतीय परंपरा में एक सैनिक का अपना व्यक्तिगत प्रेम एक बहुत बड़े सार्वभौमिक कर्तव्य या धर्म में घुल मिल जाता है। यहाँ प्यार कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वो ताकत है जो एक आम इंसान को उसके सबसे ऊंचे नैतिक स्तर तक उठा देती है। और लहना सिंह का चरित्र इस बात का सबसे जीता जागता सबूत है। तो आज का हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। जरा सोचिए, आज के समय में हमारी अपनी अंतरात्मा को ऐसे कौन से अनदेखे, अनकहे वादे चुपचाप बांध रहे हैं? हम सबके जीवन में ऐसे कौन से खामोश संकल्प हैं जो हमारे हर रोज के फैसलों को, हमारी नैतिकता को तय कर रहे हैं? उसने कहा था, ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये हम इंसानों की अंतरात्मा का एक आईना है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता, तब हमारे किए गए वादे ही असल में हमारी पहचान बनाते हैं। इस गहरे विचार के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।